तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वैद्युत रसायन चैप्टर से। जो टॉपिक होगा वह है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या है, कैसे होता है और इससे संबंधित सारी जानकारी आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वैद्युत अपघटन में जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके विषय में आपको जान लेना है। वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में आयन देते हैं। दूसरा जो इसमें हम बात करेंगे वह सेल के विषय में बात करेंगे। तो सेल के विषय में यानी सेल क्या है इसको भी जानना पड़ेगा। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे होते हैं या किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के मुख्य रूप से हैं। एक वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा गैल्वेनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा गैल्वेनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दिया जाता है और उसका रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वैद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दिया जाता है जिसका रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, और गैल्वेनी सेल में इसका उल्टा होता है। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हम विद्युत ऊर्जा में के रूप में करते हैं। यद्यपि सेल को इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं बनाया जाएगा क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से जो 30% पाठ्यक्रम की कटौती हुई है उसमें ये बाहर कर दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेल क्या होता है। अब वैद्युत अपघटन की जो क्रिया है वह इस प्रकार है कि वैद्युत अपघट्य विद्युत धारा के द्वारा जब अपघटन कराया जाता है वैद्युत अपघट्य का, उसको वैद्युत अपघटन कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विद्युत के द्वारा जब वैद्युत अपघट्य का अपघटन कराया जाता है उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब ये वैद्युत अपघटन की क्रिया वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि वैद्युत अपघटनी सेल ऐसी युक्ति है जिसमें हम बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अर्थात जो वैद्युत अपघट्य है वह विपरीत आवेशित आयनों में अपघटित होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl
वैद्युत अपघट्य की, तो यह किस प्रकार होता है। सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण है वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी स्वतः प्रवर्तित होने वाली क्रिया, जो क्रिया अपने आप होती है। अर्थात अगर हम सोडियम लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं तो इससे सोडियम क्लोराइड अपने आप प्राप्त होता है। लेकिन यही क्रिया जब हम उल्टी दिशा में कराने का प्रयास करते हैं तो यह स्वतः नहीं होता, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो स्वतः नहीं होता है वह क्रिया विद्युत के द्वारा कराई जाती है। तो अर्थात अगर हम बात करते हैं NaCl को, तो NaCl को अगर हमको इस रूप में कन्वर्ट करना है Na और प्लस Cl2 के रूप में, तो यह अपने आप नहीं होगा, इसके लिए हमको विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह क्रिया वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो क्रियाएं स्वतः प्रवर्तित नहीं होती हैं, उस क्रियाओं को कराने के लिए वैद्युत अपघटनी सेल के द्वारा उनके अवयवों में अपघटित कराया जाता है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जो सेल की हमने चर्चा किया, तो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड एक को हम कहते हैं एनोड और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो होता है वह धन ध्रुव होता है, अर्थात ये धन ध्रुव, क्योंकि यह धन ध्रुव से जुड़ा होता है, और कैथोड जो होता है वह ऋण ध्रुव होता है। ये ध्यान रखना है, वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। अब जब हम NaCl के विलयन को, यानी जो वैद्युत अपघट्य है वो हमारे लिए NaCl है, उसको वैद्युत अपघटनी सेल में भर करके और बाहर से जब हम विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं तो दो क्रियाएं होती हैं, एक तो एनोड पर और दूसरा कैथोड पर। एनोड पर जो क्रिया होती है वह ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर जो क्रिया होती है वह अपचयन की क्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया, और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन। और ऑक्सीकरण अपचयन को हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था। तब क्या होता है, NaCl वैद्युत अपघटन कराया तो बन गया Na सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। जो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया जो होगी उसमें ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागने का मतलब है कि 2Cl अगर हम ले लेते हैं जो इससे हमको प्राप्त हुआ है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और Cl2 में अपचयित हो जाता है प्लस 2E। ये है एनोड पर। और दूसरा जो Na सोडियम आयन है, यह सोडियम आयन जिस पर एक धन आवेश है, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और यह सोडियम परमाणु में बदल जाता है, और यह क्रिया कैथोड पर होती है। कैथोड पर यह अपचयन की क्रिया है, अपचयन, और यह ऑक्सीकरण की क्रिया है।
ऑक्सीकरण क्रिया। तो इस प्रकार से वैद्युत अपघटन होता है। अब यहाँ पर इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसको हम फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। दो चीज़ इसमें हम कर रहे हैं, एक तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा कितना हम प्रवाहित करें, या ज़्यादा प्रवाहित करें तो क्या होगा, कम प्रवाहित करें तो क्या होगा। और विद्युत धारा प्रवाहित करने से एक तो उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेप हो रहा है या इलेक्ट्रोडों का विलीनीकरण हो रहा है। तो विद्युत धारा के किस मात्रा से ज़्यादा विलीनीकरण होगा या निक्षेपण की क्रिया होगी, या कम से विद्युत धारा कम प्रवाहित करने से ज़्यादा होगा विलीनीकरण या निक्षेपण की क्रिया ज़्यादा होगा। इसी से संबंधित फैराडे ने अपना अनुप्रयोग किया और उसके आधार पर दो नियम बनाए। तो आइए देखते हैं फैराडे का नियम। तो फैराडे ने जो नियम बनाया उसमें दो नियम उन्होंने निर्धारित किए। एक तो इसको हम प्रथम नियम कहते हैं, प्रथम नियम। और प्रथम नियम में ये कहा कि वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघटन में विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। पुनः सुनिए, वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित यानी जमा होना या विलीनीकरण कितना होगा उस पदार्थ का, यह वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैद्युत अपघटन में वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन, कितना विलीन हुआ, विलीन पदार्थ की मात्रा, विलीन पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यह फैराडे का प्रथम नियम है। इसको हम इस तरीके से गणितीय रूप में लिख सकते हैं, W समानुपाती या अनुक्रमानुपाती Q। यहाँ W इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा ग्राम में है, ग्राम में। और Q जितना विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, Q विद्युत धारा की मात्रा एक कूलाम में। तो इस तरीके से फैराडे ने डिसाइड किया। अब यहाँ पर क्या होगा, या W = Z × Q। अब ये Z स्थिरांक हो गया, इसको कहते हैं पदार्थ, निक्षेपित पदार्थ का तुल्यांक। निक्षेपित पदार्थ का तुल्यांक
तुल्यांक को हम निकालेंगे ग्राम प्रति कूलाम में, निक्षेपित पदार्थ के तुल्यांक। अब आगे यदि हम Q पर ध्यान दें तो Q क्या है, जो विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया है वह Q है। तो यदि I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वह W है। तो इससे क्या हमको मिलेगा, Q बराबर I गुणित T, ये आप जानते हैं, या W बराबर Z इंटू IT, ये हमारे लिए है। जो इससे समीकरण अगर हम एक कर दें तो एक के अनुसार ये W बराबर Z इंटू IT, Q का मान हमने लिख लिया IT। अब यहाँ पर यदि हम मान लें कि I बराबर 1 एम्पियर धारा है, 1 एम्पियर है, और T बराबर 1 सेकेंड, तब IT 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में W Z के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो जो निक्षेपित पदार्थ है वह पदार्थ के तुल्यांक के बराबर होगा। पुनः अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है वह पदार्थ के तुल्यांक के बराबर होगा। यदि किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में कितना विद्युत की आवश्यकता होती है, इसको फैराडे ने निर्धारित किया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में जो धारा आती है, आवश्यक है, वह है 96,485 कूलाम फैराडे के अनुसार। अब यह धारा जो है इसको हम फैराडे कहते हैं, 1 फैराडे के बराबर होती है। 1 फैराडे के बराबर होती है 96,485 कूलाम को 1 फैराडे, या यह इक्विवेलेंट हो जाएगा 96,500 कूलाम। यह 1 फैराडे का मान है। अब हम कह सकते हैं कि Z बराबर E बटे 96,500 ग्राम कूलाम प्रति कूलाम। यहाँ E पदार्थ जो निक्षेपित हो रहा है उस पदार्थ का तुल्यांकी भार है। इस तरीके से हम ये जो समीकरण प्राप्त करेंगे वह हो जाएगा W बराबर E बटे 96,500 गुणित IT, Q का मान हमने रख दिया। यह जो समीकरण है यह फैराडे का प्रथम नियम का गणितीय रूप है। इसको हम समीकरण 2 अगर कर देते हैं, इसे हम फैराडे के प्रथम नियम का गणितीय रूप कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा जो नियम है फैराडे का,
वह क्या है, आइए देखें। फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि विद्युत की समान मात्रा भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अर्थात एक ही मात्रा में विद्युत भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करते हैं तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन होने वाली पदार्थ की मात्रा उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। समान, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समान मात्रा में प्रवाहित विद्युत धारा से भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों के इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा पदार्थों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, W1 बटे W2 इक्वल टू E1 बटे E2, जहाँ E1 और E2 अलग अलग पदार्थों के तुल्यांकी भार हैं और W1 और W2 उन पदार्थों के निक्षेपित मात्रा है जब उनका वैद्युत अपघट्य कराया जाता है। तो इस तरीके से फैराडे का ये द्वितीय नियम है। इसमें जो हमने ये प्राप्त किया था 96,500, इसको हम फैराडे नियतांक भी कहते हैं। फैराडे नियतांक भी कहते हैं। आगे हम अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इसका अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।